नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, भारतीय संविधान के बिल्कुल दिल में, उसके शुरुआती 51 अनुच्छेदों को समझने के लिए। अब देखिए, इसे सिर्फ एक कानूनी किताब की तरह मत देखिए। नहीं, ये असल में एक देश को जमीन से खड़ा करने की कहानी है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब है, या फिर ये एक पूरे राष्ट्र के बनने की, उसकी आत्मा की कहानी है? यही सवाल है जो हमारी इस पूरी बातचीत के केंद्र में रहेगा। तो चलिए उस ब्लूप्रिंट को और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक भारत की नींव आखिर रखी कैसे गई। एक एक करके हम इस पूरी बनावट को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी इमारत को बनाने का पहला कदम क्या होता है? उसकी जमीन तय करना, उसकी सीमाएं बनाना, है ना? संविधान का भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से 4 ठीक यही काम करता है। ये हमारे देश का एक फिजिकल मैप तैयार करता है। अच्छा, तो इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि भारत एक बहुत बड़ा घर है। तो आर्टिकल 1 क्या करता है? वो इस घर का नाम बताता है, इंडिया यानी भारत। ठीक, फिर आता है आर्टिकल 2 जो कहता है कि संसद अगर चाहे तो इस घर में नए कमरे मतलब कि नए राज्य जोड़ सकती है। और आर्टिकल 3 वो तो घर के अंदर ही दीवारों को इधर उधर करने की इजाजत देता है, यानी राज्यों की बाउंड्रीज बदल सकता है। और सबसे कमाल की बात, आर्टिकल 4 ये साफ कर देता है कि इन सब कामों के लिए संविधान में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा कानून पास करो और काम हो गया। मतलब कितना ज्यादा प्रैक्टिकल सोचा गया था, है ना? ठीक है, तो घर का नक्शा तो तैयार हो गया। अब अगला लॉजिकल सवाल क्या होगा? भाई यही ना, कि इस घर में रहेगा कौन? तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 इस बारे में क्या कहते हैं। एक बार जब भारत की सीमाएं बन गईं, तो ये तय करना बहुत जरूरी था कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य कौन होगा, मतलब यहां का नागरिक कौन कहलाएगा। संविधान का भाग 2 इसी बेहद अहम सवाल का जवाब देता है। जब संविधान बन रहा था उस वक्त के हालात बहुत अलग थे, तो उस समय के हिसाब से नागरिकता के नियम बहुत साफ साफ बनाए गए। लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की कर दी गई कि यहां कोई दोहरी नागरिकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में नागरिकता को लेके कोई भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे सच में इसका दिल कहा जा सकता है, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो नियम हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये इस घर के यानी हमारे देश के हर सदस्य के लिए बनाए गए अटूट अनब्रेकेबल नियम हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक परिवार में कुछ बुनियादी नियम होते हैं ताकि हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, है ना? ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार देश के हर एक नागरिक को एक सुरक्षा कवच देते हैं। ये असल में राज्य की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं। तो ये सुरक्षा कवच है क्या? असल में संविधान हमें 6 तरह की बुनियादी गारंटियां देता है। और ये गारंटियां हैं समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और आखिर में वो अधिकार जो इन सब की हिफाजत करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और देखिए, इसकी अहमियत इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को यूं ही संविधान की आत्मा और उसका दिल नहीं कह दिया था। जरा सोचिए, क्यों कहा होगा उन्होंने ऐसा? क्योंकि यही वो मास्टर की है जो बाकी सभी अधिकारों के तालों को खोलती है। अगर ये एक चाबी ना होना तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे हुए कुछ अच्छे शब्द हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो अब हमारे पास घर का नक्शा है, परिवार के सदस्य कौन होंगे ये भी तय हो गया, और घर के पक्के नियम भी बन गए। लेकिन कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से तो नहीं चलता है ना, उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। तो चलिए अब संविधान के भाग 4 पर चलते हैं जो हमें इन्हीं लक्ष्यों का रास्ता दिखाता है। और ये लक्ष्य क्या हैं? इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये वो साझा सपने हैं, वो आदर्श हैं जिन्हें देश को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बेहतर भविष्य का रोड मैप है। यहां पर मौलिक अधिकारों और इन निर्देशक तत्वों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, और यही हमारे संविधान के डिजाइन की खूबसूरती है। देखिए, मौलिक अधिकार तो वो हैं जिन्हें हम कोर्ट में जाकर लागू करवा सकते हैं। ये सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ये जो निर्देशक तत्व हैं, इन्हें कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार को एक रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये सरकार के लिए एक नैतिक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपस की तरह है। तो आखिर ये लक्ष्य हैं क्या?
ये एक ऐसे प्रगतिशील देश का सपना दिखाते हैं जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, जहां औरत और मर्द को समान काम के लिए समान वेतन मिले, जहां हमारे पर्यावरण की रक्षा हो और भारत दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह से हमने अपने राष्ट्र के ब्लूप्रिंट के सारे जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझ लिया है। एक बार जल्दी से दोहराएं तो आर्टिकल 1 से 4 ने भारत का नक्शा बनाया, 5 से 11 ने बताया कि इस परिवार यानी देश के सदस्य कौन हैं, 12 से 35 ने हमें वो अटूट नियम दिए जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और 36 से 51 ने देश के लिए भविष्य के लक्ष्य तय किए। एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट इन्हीं शुरुआती आर्टिकल्स में है। और ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई ये बुनियाद, ये ब्लूप्रिंट आज हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे समाज को और हमारी राजनीति को किस तरह से आकार दे रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस वक्त भी जरूरी था और आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।